हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरल कंजक्टिवाइटिस हम डिस्कस करते हैं कि ये ऐसा कंजक्टिवाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा होगा जिसमें हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्वॉल्व होगा और इसमें फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होगा। बिकॉज ये वायरस है तो इस वजह से यहाँ पे फॉलिकल्स बनेंगे। और इसमें जो करेक्टरिस्टिक चीज़ होती है वो ये कि सिर्फ आई की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जो स्किन होती है ना आईलिड्स और फेस की, वो भी इन्वॉल्व होती है। और प्राइमरी इन्फेक्शन जो इसका होता है वो ज़्यादातर बच्चों के अंदर होता है। फिर हम क्लिनिकल फ़ीचर्स की बात करते हैं तो कॉज़ में हमने याद रख लेना है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। ठीक है, क्लिनिकल फ़ीचर्स में जब हम देखते हैं तो आईलिड्स पे हमें वेसिकल्स नज़र आते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हर्पिस सिम्प्लेक्स के वेसिकल्स ही हमें नज़र आएंगे आईलिड्स पे। फिर हम कंजक्टिवा को देखेंगे तो कंजक्टिवा में हमें जो है वाटरी डिस्चार्ज नज़र आएगा। ठीक है, डिस्चार्ज कौन सा होगा? वाटरी होगा। बाकी सारी वही सिम्टम्स हैं कि जो हैं वो पेशेंट के हाइपरडीमिया हुआ होगा, कीमोसिस हुआ होगा। ठीक है, और सूडो मेम्ब्रेन भी बन सकती है। इसके अलावा फॉलिकल्स हमें नज़र आएंगे। ठीक है, कॉर्निया को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है, देखें अब वो वहाँ से कॉर्निया तक भी स्प्रेड कर सकता है ना, तो वहाँ पे पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस होगा। और पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस जब ज़्यादा जो है वो डीप चलेगा, मतलब कि उसने क्या करना है, स्ट्रोमा की तरफ चला जाना है, तो वो केराटाइटिस जो एपिथेलियल तक था पंक्टेड छोटे छोटे वो डॉट्स की फॉर्म में था, अब वो स्ट्रोमल ओपेसिटीज़ बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, और वहाँ से फिर ये डेंड्राइटिक फिगर्स तक बना सकता है। और डेंड्राइट्स हमने देखे थे, हमने जब कॉर्निया की बात की थी तो वहाँ पे भी हमने ये देखे थे। ठीक है, जब वहाँ पे हमने हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस पढ़ा था, तो डेंड्राइट्स उसी तरह हमें नज़र आ सकते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, जो होते हैं यहाँ पे मल्टीपल डेंड्राइट्स नज़र आते हैं। डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे? क्लिनिकल फीचर्स से हम पेशेंट को देखेंगे, उसकी एक तो कंजक्टिवाइटिस भी हुआ होगा, मतलब उसकी हाइपरडीमिया और कीमोसिस और इस तरह की उसकी सारे कंजक्टिवाइटिस के साइंस भी हमें नज़र आ रहे होंगे, फॉलिकल्स भी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और बाकी उसकी जो आईलिड्स के पास हमें वो वेसिकल्स भी नज़र आ रहे होंगे, जिससे हम डायग्नोज कर लेंगे कि इसको हर्पिस का इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से। और फिर कॉम्प्लिकेशन में हम उसको कॉर्निया को देखेंगे तो पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस, और वो अगर फर्दर स्प्रेड किया होगा तो स्ट्रोमल ओपेसिटीज़ भी हमें नज़र आएंगी और वहाँ पे हमें डेंड्राइट्स भी बने हुए नज़र आ सकते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स हम डायग्नोज कर लेते हैं। इसके अलावा पेशेंट की जो कॉर्नियल सेंसेशन होती है वो भी कम हुई होती है। ये सेम वही वाला है, हर्पिस सिम्प्लेक्स जो केराटाइटिस था उसमें भी सेंसेशन जो है कॉर्निया की लॉस हुई होती है। और मैंने आपको बताया था उसमें क्यों होती है, क्योंकि ये जो हर्पिस सिम्प्लेक्स का वायरस होता है ये हमारी नर्व्स को भी डैमेज करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से सेंसेशंस कम हो जाती है। और फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट से भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीरम एंटीबॉडीज़ हैं उनके राइजिंग टाइटर से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन क्लिनिकल फीचर्स और कॉर्नियल सेंसेशन के कम होने से हमें डायग्नोज खुद ही हो जाता है कि इसको हर्पिस का इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? हम सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देंगे ना। उसको पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए हम उसको कहेंगे कि ठंडा पानी तुम यूज़ करो, ठंडे पानी ऊपर मारो अपनी आंखों पे। ठीक है, कोल्ड वाटर एप्लीकेशन करो। इसके अलावा हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन है तो हम उसको एंटीवायरल्स भी देते हैं। एंटीवायरल्स जो हैं वो इसमें देते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स में। ठीक है ना, वैसे हमने वायरल में हमने एंटीवायरल्स नहीं दिए थे, क्योंकि उसमें क्योंकि हमने देखा था कि उसमें दरअसल पता है क्या होता है, जो फॉलिकुलर रिस्पॉन्स होता है ना वो इट्सेल्फ एक ट्रीटमेंट होता है। मतलब हमारी बॉडी का अपना रिस्पॉन्स जो फॉलिकुलर होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। उसने वायरस को वैसे ही भगाने वाला काम शुरू कर दिया होता है। तो हमें ना वायरल इन्फेक्शंस में एंटीवायरल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट को बचाने के लिए ना हम एंटीवायरल्स दे देते हैं। और एंटीबायोटिक्स हम इसलिए दे देते हैं कि ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। और स्टेरॉइड्स हमने बिल्कुल भी नहीं देने होते यहाँ पे, याद रखना है। ठीक है, स्टेरॉइड्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देने और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, मोलस्कम कॉन्टेजियोजम कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें वायरल ये जो हमने हर्पिस सिम्प्लेक्स वाला पढ़ा है ना, इसके साइंस आपको अच्छे से आने चाहिए। इसमें आपको आईलिड्स, कंजक्टिवा, कॉर्निया अलग अलग साइंस आने चाहिए। और लास्ट पे आपने ये भी लिखना होता है कि प्री ऑडिकुलर लिम्फेडेनोपैथी, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, मोलस्कम कॉन्टेजियज़म इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली इस फिगर को आप देख लें बस।
ये अपनी सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से ना इस तरह से बन जाते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं। तो इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। ये ऐसे नहीं बने हुए नोड्यूल्स, ये वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है स्किन का, ठीक है। और लेस कॉमनली ऑफ कंजक्टिवा। तो ज़्यादातर स्किन का ये इन्फेक्शन होता है, कंजक्टिवा का नहीं इतना होता। लेकिन ये होता है कि ये जो छोटे छोटे नोड्यूल्स बने हुए हैं ना, इनमें से ये उतर उतर के ना इसके पार्ट्स वो अंदर गिर जाते हैं आई के अंदर, और उसकी वजह से फिर फॉलिकुलर रिएक्शन हो जाता है। क्योंकि ये वायरस इन्फेक्शन है ना, पॉक्स वायरस होता है, ये कॉज करता है, छोटे छोटे नोड्यूल्स बना देता है स्किन पे। और जब ये नोड्यूल्स के पार्ट्स अंदर आईज के अंदर गिरते हैं तो उसकी वजह से, क्योंकि वायरस है, तो फॉलिकुलर रिएक्शन होगा हमारी आई का, कंजक्टिवा की जो फॉलिकुलर सेल्स होंगे उनकी रिएक्शन होगा, और वहाँ फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसकी कॉज क्या होता है कि पॉक्स वायरस होता है जो हमारा, वो ये कॉज करता है। और वायरल पार्टिकल्स जो होते हैं आईलिड लीजन से अंदर गिर जाते हैं और टीयर फिल्म के अंदर, और फिर फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं कि हमें यहाँ पे जब हम आईलिड को देखते हैं तो वहाँ पे हमें ये वैक्सी से नोड्यूल्स नज़र आते हैं। और इसके अलावा जो है म्यूकॉइड डिस्चार्ज हो रहा होता है अंदर से, ठीक है। मतलब म्यूकॉइड सा डिस्चार्ज होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है। वैसे तो हमने पढ़ा ना वायरस के केस में ज़्यादातर वाटरी डिस्चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है। और यहाँ पे ये है कि अगर तो कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ऑब्वियसली वहाँ उसी तरह जो है पंक्टेड केराटाइटिस हो जाएगा। और बल्बर नोड्यूल कभी कभार हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया हुआ कि डायग्नोसिस हम किस तरह से करते हैं। तो इस तरह का पेशेंट आपके सामने आएगा तो वैसे ही आपको समझ आ जाएगा, हाँ हमने पढ़ा था एक मोलस्कम, ये वही है, ठीक है, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। तो क्लिनिकल फीचर से आप डायग्नोज कर लेते हो, ठीक है। और आईलिड लीजन ये जो बनी होती है, और फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस वगैरह से ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे इसकी खुद सोचो। कि वैसे तो ये ना खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो जाती है, हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे, आपको ये आईलिड लीजन्स नज़र आएंगे तो आप इसको उतारने की कोशिश करोगे ना। तो आप क्या करते हो कि डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं कि इसको ना क्रायोथेरेपी कर देते हैं, मतलब फ्रीज़ करके उतार देते हैं, या कॉटराइजेशन कर देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी पास करके ना इसको उतार देते हैं। कॉटराइजेशन इसको कहते हैं। एक्सप्रेशन होता है कि इसको दबा के जो है ना ऐसे, मतलब अंदर से सारा मटीरियल निकल जाता है तो उससे ख़त्म हो जाता है। और शेव इसकी एक्सियन, मतलब इसको एक्साइज कर देंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट पे हम करते हैं एक छोटा सा टॉपिक और, विटामिन ए वाला। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।